हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के सभी चैप्टरों से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। और यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इतना याद रहे कि आप अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है फिर भी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं सभी चीज़ों को कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता जो है वह पेशे से क्या थे। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि बाल कृष्ण भट्ट जो कि बातचीत चैप्टर के लेखक है, उनके पिताजी पेशे से क्या थे। तो याद रखिएगा वह एक पेशे से व्यापारी थे। क्या थे बच्चों? तो पेशे से वह एक व्यापारी थे। इसको याद कैसे रखिएगा, इसको देखिए यहाँ पर मान लीजिए भट्ट से आप लोग याद रखिए भट्ठा। क्या याद रखिए? भट्ठा याद रखिए। भट्ठा जानते हैं ना, जो जिसमें ईंट बनता है, ईंट का भट्ठा आपने देखा है। तो ईंट का भट्ठा जो भी चलाता है वह क्या होगा? वह एक प्रकार का व्यापारी ही होगा। ईंट का भट्ठा चलाने वाला क्या हो जाएगा? तो व्यापारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप चाहे तो याद रख सकते हैं। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या है। निरोग का संधि विच्छेद होता है निहजोर रोग। क्या होता है? निहजोर रोग, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है यहाँ पर कौन है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि चांद को देखकर किसी ने गुलेल से निशाना लगाने का प्रयास किया। तो देखिए एक चांद है, चांद को कोई व्यक्ति जो है देखा तो उसको निशाना लगाने का प्रयास किया गुलेल से। तब उसे एक व्यक्ति ने कहा कि क्या कर रहे हो, वह जाएगा उतना दूर तक। तो याद रखिए, यानी कि उसने कहा था, यानी कि उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा था कि चांद तक जो है तुम्हारा गुलेल नहीं जाएगा। गुलेल से याद रखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चांद से चंद्र और शर्मा गुलेरी, याद रखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था कहानी में लाना सिंह कहाँ का रहने वाला था बच्चों। तो लाना सिंह जो है वही लाना सिंह जो कि 77वें सिख राइफल के जमादार पद पर थे। वो जो है वह माझे के रहने वाले थे। और लड़की जो थी वह थी मगरे के रहने वाली। कहाँ कौन थी वह मगरे की रहने वाली? तो वह जो लड़की थी बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है। बात बनाना मुहावरे का अर्थ जो है क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा बहाना करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बात बनाना का अर्थ हमारा हो जाएगा बहाना बनाना। और देखिए कि लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं। तो लोक नायक के रूप में हमारे जयप्रकाश नारायण जी प्रसिद्ध हुए हैं। इन्हें ही लोकों का नायक कहा जाता है। और उनके बचपन का नाम पूछा जाए तो वह हो जाएगा बच्चों बाउल। क्या हो जाएगा? बाउल इनके बचपन का नाम था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, चूंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न क्या है कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में 1974 को छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। किसका नेतृत्व करते हैं? तो छात्र आंदोलन का। घ का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? तो घ देखिए क ख ग घ जो भी है, क ख ग घ बोल कर देखिए। क ख ग घ जो पूरा है उसका उच्चारण स्थान आपसे कंठ से होगा। क आप बोलिएगा, कंठ से आपका आवाज आएगा। क ख ग घ अंग पूरा। चलिए अब देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है। महोत्सव जो है उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा महाजोर उत्सव। क्या हो जाएगा बच्चों? तो महाजोर उत्सव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। जल्दी से बताइए दल विहीन लोकतंत्र जो है वह किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। तो वह हो जाएगा सर्वोदय विचार का। किसका हो जाएगा बच्चों? तो सर्वोदय विचार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी, दिनकर को, दिनकर आखिर कहा किसको जाता है? तो याद रहे कि दिनकर कहा जाता है सूर्य को ही दिनकर कहा जाता है। सूर्य का ही एक दूसरा नाम दिनकर है। और रवि भी जो है सूर्य का ही नाम है। तो याद रहे रवि सिंह। क्या है? दिनकर जी के पिताजी का नाम रवि सिंह। याद रखिएगा, इस चीज को आप लोग याद रखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद रहेगा। दोनों का मतलब दिनकर और रवि का मतलब क्या होता है? तो सूर्य ही होता है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञय का जन्म कब हुआ था। तो अज्ञय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च
1911 को हुआ था और कहाँ हुआ था इसको आपको कमेंट में बताना है, कहाँ हुआ था उसको कौन बताना है। जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है अपनी आंख की तुलना दर्पण से करते हैं, क्योंकि दर्पण जो है वह स्वच्छ और निर्मल होता है। ठीक उसी प्रकार उनकी आंखें भी है। राधा रस के लिए किसकी रचना है? 14वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राधा रस के लिए जो है वह किसकी रचना है। इसमें जो है बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन आप चाहे तो इससे भी याद रख सकते हैं कि कृष्ण के रिलेटेड जितने भी चीज आएंगे वो सूरदास जी के आएंगे। या फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि राधा जो है, यहाँ पर समझिए, राधा और कृष्ण के रस जो है वह आपको कहाँ मिलेंगे? तो वह आपको सूरदास में मिलेंगे। यानी कि आप याद रख सकते हैं कि राधा और कृष्ण की जो बात है वह एक सुर में होती है, और सुर से याद रखिए सूरदास। क्या याद रखिए? सूरदास। जैसे कि कृष्ण की बांसुरी का सुर तो आपने सुना ही होगा। देखिए, किसकी रचना श्रीमद् भागवत पद्धति के द्वादश स्कंदों में हुई है? तो किसकी रचना हुई है जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो वह हुआ है यहाँ पर सूर सागर की रचना। किसकी हुआ है? तो सूर सागर की रचना हुआ है। किस पर? तो श्रीमद् भागवत पद्धति के द्वादश स्कंदों में। अब चलिए कि अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे बच्चों? तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु यहाँ पर कौन हो सकते हैं? और इसका भी ट्रिक है याद करने का। सभी का ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो है आपके मेमोरी में सेट हो जाए और आपको याद रह जाए। तो देखिए, तुलसीदास जी जो है वह किस भगवान की पूजा करते थे? तो वह करते थे राम भगवान की। किसकी करते थे? तो राम जी की पूजा करते थे। याद रखिएगा आप लोग। तो भगवान राम जो है, राम को आप चाहे तो हरि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हरि भी आप चाहे तो बोल सकते हैं। भगवान राम जो है हरि का ही अवतार थे, तो इन्हें क्या बोल सकते हैं? हरि भी बोल सकते हैं। तो देखिए, हरि जो है, भगवान राम जो है हरि का रूप लेकर, यानी कि नर का रूप लेकर जो है तुलसीदास जी को दीक्षा दिए, यानी कि बहुत ज्ञान दिया। कौन? हरि जो है नर का रूप लेकर, नर रूप में हरि, यानी कि हम लोग कह सकते हैं नरहरि। नर रूप में जो हरि है वह तुलसीदास की खूब शिक्षित किए, इसलिए हम लोग कह सकते हैं नरहरि दास। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। आप चाहे जिस प्रकार से याद रखे, लेकिन आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगला नंबर प्रश्न के निम्न में कौन रचना तुलसीदास जी की है? तो रचना जो है इसमें से कौन सी तुलसीदास की है? तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, शिवा बावनी तो तुलसीदास की है नहीं, यहाँ पर शिवा बावनी होगा नहीं। मसलनामा तो ये भी नहीं है, लहर भी नहीं है, और दोहावली जो है उन्हीं की रचना है। देखिए, शिवा बावनी जो है यह किसकी रचना है? जल्दी से बता दीजिए। शिवा बावनी जो है यह भूषण जी का है। मसलनामा जो है यहाँ पर यह हो जाएगा जायसी जी का, और लहर जो है जयशंकर प्रसाद का है। लेकिन दोहावली किसका हो जाएगा? तो यह हो जाएगा तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी की कई रचना है, जैसे कि रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली। याद रखिए, वली से जितने भी आएंगे वह तुलसीदास जी की रचना है। चलिए, अब देखिए कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है। अब देखिए, इसको भी याद करने का एक तरीका है कि हनुमान जी जो थे वह एक बार में जो है अपने बाहु से, बाहु कहने का अर्थ क्या होता है जानते हैं ना? अपने हाथ। हनुमान जी जो है अपने एक बाहु से चार चार लोगों को फेंक देते थे। कितने लोगों को? तो चार चार लोगों को जो है वह चार चार राक्षसों को एक बार में वह फेंक देते थे। इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चार चार राक्षसों को फेंक देते थे एक बार में, याद रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि रामचरितमानस निम्न में से क्या है बच्चों? तो रामचरितमानस जो है एक प्रकार का महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। इसको याद करने का ट्रिक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सबको मालूम होगा। अब देखिए कि छप्पय के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है बच्चों? तो छप्पय के अनुसार जो है सबके हित का वचन कहते हैं कबीरदास जी। कौन कहते हैं? कबीरदास जी। याद रखिएगा। और किसने इनकी चर्चा की है छप्पय में? तो नाभादास ने किया है। और सूरदास के बारे में भी कितने चीजों को बोला है। देखिए, यहाँ पर उसी का उदाहरण है। विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण श्रावणी धरा। यह जो पंक्ति है कि शीर्षक कविता की है, तो यह जो पंक्ति है यह छप्पय की है, जिसमें नाभादास जी सूरदास जी की यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। और कहते हैं कि जो भी सूरदास के गुणों को सुनेगा उसकी बुद्धि जो है वह विमल हो जाएगी, यानी कि
पवित्र हो जाएगी, इस प्रकार से वह कहते हैं। देखिए कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो शिव याद रखिए, शिव जो है भगवान शिव की जब आराधना की जाती है तो 100 अलंकार भी कम पड़ जाते हैं। शिव की जब आराधना होती है तो 100 अलंकार भी कम पड़ जाते हैं, इसीलिए भूषण जो है 5 अलंकार और जोड़ देते हैं और वह बन जाता है 105। इस प्रकार से यह ट्रिक है याद करने का, आप आराम से याद कर सकते हैं, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण कौन थे। चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण जो है वह कौन थे बच्चों, तो वह हो जाएंगे यहाँ पर दोनों जो थे वह भाई थे। क्या थे, वह याद रखिएगा, सगे भाई थे और तीनों ही रीति काल के प्रसिद्ध कवि के रूप में जो है प्रसिद्ध हुए। देखिए यहाँ पर कि तितली उपन्यास किनकी रचना है, तितली जो है उपन्यास किसकी रचना है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए यहाँ पर। तो तितली उपन्यास जो है वह किनकी रचना हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण बताता हूँ जिसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि तितली जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जितना भी उपन्यास लिखा गया है उसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि ट्रिक क्या है। पहले तो आपको मैं बता देता हूँ उनका उपन्यास कौन कौन है। तो देखिए उनका उपन्यास है कंकाल, कौन सा है, कंकाल हो गया, तितली तो ऊपर लिखा हुआ ही है, और उनकी एक और रचना है जिसका नाम है इरावती। क्या है, इरावती जो है यहाँ पर, इरावती उनकी एक और उपन्यास है, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद का। तो देखिए याद कैसे रखना है आपको कि जयशंकर प्रसाद क्या है, जयशंकर प्रसाद शंकर जी के बगीचा जो है, जयशंकर जी के बगीचा में बड़ा ही भूत बैताल कंकाल जो है इधर उधर इतराते रहता है। क्या होता है, तो कंकाल जो है इतराते रहता है शंकर जी के बगीचे में, और वहां तितलियां भी है, तितलियां भी उड़ती रहती है। इसलिए याद रखिए जयशंकर प्रसाद तितली पूछे, कंकाल पूछे, इरावती पूछे, सब के सब उपन्यास है और सब उन्हीं की रचना है। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि शंकर जी के पीछे जो है खूब भूत घूमते थे। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था, तो जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बड़े भाई का नाम था, यहाँ पर हो जाएगा शंभू रतन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो शंभू रतन हो जाएगा। शंकर का भाई शंभू ही हो सकता है, याद रहे, शंकर का भाई जो है वह शंभू ही हो सकता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में साथ पढ़ती थी। जल्दी से बता दीजिए कि दोनों ही किस स्कूल में साथ पढ़ती थी। तो वह थी क्राफ्टवेल्थ गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में, क्राफ्टवेल्थ गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में वो साथ पढ़ती थी। अब देखिए कि गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक यहाँ पर हमारे कौन हो जाएंगे, तो वह हो जाएंगे ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी। कौन हो जाएंगे यहाँ पर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है। जिसने भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छा लगा होगा यह चैप्टर, और अगर जिसने नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ। सोचिए आप लोग कि कोई माँ जो है, माँ कब अपने सभी कामों को छोड़कर दौड़ती है, कब दौड़ती है, तो जब बात उसके पुत्र की हो। जब बात किसके हो, तो जब बात जो है उसका पुत्र की हो, तब जो है माँ जो है अपने सारे कामों को छोड़कर अपने पुत्र की ओर भागती है, याद रखिएगा। तो इसी से आप लोग याद रख लीजिए कि यह कहाँ से लिया गया है। यह लाइन जब भी कोई भी माँ हो वह कुछ भी काम कर रही हो, जिस समय भी अगर उसका पुत्र जो है संकट में हो और वह पुकारेगा, माँ जो है उसके पास जरूर जाएगी। और इससे याद रखिए पुत्र से पुत्र वियोग से यह लिया गया है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है। देखिए यहाँ पर सतह से उठता आदमी लोग भूल गए हैं, खिलेगा तो देखेंगे, या फिर टूटी हुई बिखरी हुई, इसमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने देखिए यहाँ पर क्या है, शेर है। शेर, जब भी शेर जो है शिकार पर निकलता है जंगल में, तो क्या करता है, तो सबको तोड़ते फोड़ते हुए जाता है। क्या करता है, सबको तोड़ते फोड़ते हुए जाता है, यानी कि टूटी हुई बिखरी हुई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी हड्डियों को भी चबा जाता है, तोड़ देता है, उसे भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है वह कब हुआ था। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है
वह 1917 ईस्वी में हुआ था, जब क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के समय इनका जन्म हुआ था। इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिए। देखिए यहाँ पर कि गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए को उत्तीर्ण किया, तो गजानन माधव मुक्ति बोध जो है वह नागपुर विश्वविद्यालय से एमए को उत्तीर्ण किया था। अब इसको याद कैसे रखिएगा, इसको देखिए यहाँ पर क्या है, गजानन का से आप लोग याद रखिए गणेश जी, क्या रखिए आप लोग, गणेश जी। और गणेश जी का यहाँ पर देखिए, गणेश जी का अगर आपने सूर दिखा होगा तो गणेश जी का सूर जो है ऐसा होता है, गणेश जी का सूर जो है ऐसा होता है, आपने देखा होगा इस प्रकार से सूर होता है। तो सूर को आप लोग देख लीजिए, यह एक टेढ़ा है, आप चाहे तो नाग की तरह आप इसको याद रख सकते हैं। किस तरह से, तो नाग की तरीके से याद रख सकते हैं। नाग से आपको ऐसे याद रहेगा नागपुर विश्वविद्यालय, क्या याद रहेगा आपको, आपको याद रहेगा नाग से नागपुर विश्वविद्यालय। गणेश जी, यहाँ पर क्या पूछा, गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन जो है उनकी जो सूंड थी वह किस प्रकार से थी, तो एक नाग की तरह थी, इसलिए नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए को उत्तीर्ण किया था। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। देखिए कमायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है, तो कमायनी जो है यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, लेकिन उसी पर एक पुनर्विचार किया गया है जो कि मुक्ति बोध जी की रचना है, जो कि मुक्ति बोध जी की रचना है। तो इसको आप लोग कैसे याद करेंगे, यह देखिए, कमायनी जो है, कमायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। लेकिन कमायनी जो है, कमायनी तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन उससे पढ़कर मुक्ति कैसे मिलेगी उस पर पुनर्विचार किसने किया है, तो मुक्ति बोध ने। मुक्ति कैसे मिलेगी, कमायनी से मुक्ति, कमायनी पर कैसे मुक्ति मिलेगी, इस पर एक पुनर्विचार हुआ है, और मुक्ति से याद रखिए मुक्ति बोध जी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचंदा क्या पहने हुए है, तो हरचंदा जो है वह फटा सुथन्ना पहना था। और इसमें एक लाइन भी है कि फटा सुथन्ना पहने हरचंदा जिसका गीत गाता है। और चलिए देखिए कि निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है, तो विनोद कुमार शुक्ल की यहाँ पर हम लोग कविता को देख लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। विनोद कुमार शुक्ल की यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर विनोद से आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, विनोद से आप लोग समझ सकते हैं, आपने पंचायत वेब सीरीज देखा है तो आप उससे रिलेट कीजिए, विनोद से आप लोग रिलेट कीजिए कि अगर उसको कोट अगर गर्म भी मिल जाए अगर जाने के वक्त, तो भी वह पहनकर चला जाएगा। वह जो आदमी था वह अगर उसको गर्म कोट भी मिल जाए फिर भी वह पहनकर चला जाएगा। इस प्रकार से आप लोग याद रख लीजिए। थोड़ा सा यह जो है इलॉजिकल है, लेकिन आप चाहे तो किसी प्रकार से याद कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ, यह जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से उद्धृत है, जल्दी से आप लोग हमें बता दीजिए। तो देखिए यह जो है यह प्यारे नन्हे बेटे को चैप्टर से लिया गया है, जिसमें एक पिता जो है, पिता वह अपने पुत्र को बता रहे होते हैं कि लोहा कहाँ कहाँ है। इस प्रकार से लड़का जो है उदाहरण देता है। चलिए कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता संकलन जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो पिता जो है अपने प्यारे नन्हे बेटे को, तो देखिए यहाँ पर पिता अपने प्यारे नन्हे बेटे को देखने के लिए जल्दी जल्दी गर्म कोट पहनकर चला गया। जल्दी जल्दी किसको देखने के लिए, तो अपने प्यारे नन्हे बेटे को देखने के लिए क्या पहनकर, तो जल्दी जल्दी गर्म कोट ही पहनकर चला गया। आयरन हुआ था, क्या हुआ था, तो आयरन हुआ था और वह बहुत गर्म था। लेकिन पिता जो है अपने पुत्र के मिलने के लिए, पुत्र से मिलने के लिए एकदम हड़बड़ाहट में गर्म कपड़ा ही पहनकर चला गया। आप लोग याद रख सकते हैं इस प्रकार से। चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 को, 16 जनवरी 1941 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। चलिए अब देखते हैं 38वां नंबर प्रश्न क्या है कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। तो पेड़ पर कमरा का अनुवाद यहाँ पर देखा जाए तो वह हो जाएगा किस भाषा में, इतावली भाषा में। आपने इटली में देखा होगा, इटली में जो है, इटली में शायद सुना भी होगा कि इटली में जो है पेड़ पर भी कमरा को बना दिया जाता है, पेड़ पर भी कमरा बना दिया जाता है। इससे आप लोग याद रखिए इतावली भाषा में।
कि मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको एक याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप लोग याद कर पाए। इसमें जो है आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा सेंस मत लगाइएगा, बस उसको याद करने का एक ट्रिक है। आप चाहे तो उसको याद कर सकते हैं और चाहे तो आप अपना से भी बना सकते हैं, क्योंकि अपना से बनाया गया ट्रिक जो है और भी ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। देखिए भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जो कि खुद एक क्या थे, तो स्वाधीनता सेनानी थे, और उनका पूरा का पूरा परिवार, उनके पिता सरदार किशन सिंह, उनके चाचा अजीत सिंह और उनकी माता जी, सभी के सभी उनके घर का एक एक व्यक्ति जो है वो स्वतंत्रता सेनानी था, याद रखिएगा। और अनेकों बार जेल गया था एक एक व्यक्ति उनके घर का। देखिए आत्महत्या घृणित अपराध या पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है, तो ऐसा ऐसा बोलना जो है वह किसके लिए पॉसिबल है, जो कि हंसते हंसते फांसी तक को झूल गया, याद रखिएगा। वही बोल सकता है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है। सुखदेव को वह एक पत्र लिखते हैं कि सुखदेव तुम कहते थे कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए, और आज तुम ही कह रहे हो कि थोड़े से मुश्किलों में क्या हम लोग आए कि आत्महत्या कर ले। उसी वक्त वह कहते हैं कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह एक कायरता का कार्य है। यहाँ पर कौन हो जाएंगे, भगत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। अब चलिए कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए को उत्तीर्ण किया था, जल्दी से बता दीजिए। जगदीश चंद्र माथुर की बात यहाँ पर हो रहा है। जगदीश कहने का अर्थ है जगतदीश, जगत के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जगत के ईश, यहाँ पर याद रखिए जगदीश को यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जगत के ईश यानी कि सबसे ज्यादा भगवान जो है, भगवान को कहाँ पर खूब कहा जाता है कि जहाँ सभी भगवान रहते हैं, वह है कहाँ पर, जल्दी से बता दीजिए। इलाहाबाद। कहाँ पर, इलाहाबाद। आपने सुना होगा संगम की नगरी इलाहाबाद, यहाँ पर संगम की नगरी जहाँ पर क्या हुआ था, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला तो आपको मालूम ही होगा, प्रयागराज में जो कि लगा हुआ था, इलाहाबाद का ही नाम प्रयागराज है। तो जितना भी जगत का कार्य होता है वही से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सारे जगत के लोग कहाँ पहुंच गए थे, तो इलाहाबाद में। इस प्रकार से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि जगत के सारे लोग जब कुंभ मेला लगा था तब कहाँ पहुंचे थे, इलाहाबाद में पहुंचे थे। अब देखिए कि ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है, तो ओ मेरे सपने जो है, ओ मेरे सपने जो है यहाँ पर किसकी रचना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना। किसकी हो जाएगा, तो जगदीश चंद्र माथुर जी का हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतर कर किस पर आघात किया था, तो सुल्तान जो है वह उतर कर किस पर आघात करेगा। देखिए यह जो है यह सुल्तान है, सुल्तान जो है, ऐसे मैं आपको कहानी बताना चाहूँ तो गयासुद्दीन तुगलक और सुल्तान के बीच में यहाँ पर क्या हुआ था, तो लड़ाई हुआ था, और वहां पर लड़ाइयों में जो है जंगलों को काट दिया गया था। और ट्रिक मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए सुल्तान जो है वह बड़ा व्यक्ति होगा, बड़ा व्यक्ति होगा, तो क्या सुल्तान जो है छोटा मोटा पेड़ काटने के लिए आएगा, तो सुल्तान जो है वह किसको काटने के लिए आएगा, विशाल पेड़ों को काटने आएगा। किसको, तो विशाल पेड़ों को काटने आएगा, यानी कि विशाल विटप के तने पर आघात किया। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए कि दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था, तो देखिए कि यहाँ पर नील की खेती के लिए लाया गया था, यह तो आपको मालूम होगा। लेकिन अब इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग कि कौन आया था, तो देखिए यहाँ पर सबसे नील की खेती जो है वह कहाँ होती है, कोई भी खेती कहाँ होती है, आप लोग बताइए, कोई भी खेती कहाँ होती है, भूमि में होती है। इसी से आप लोग याद रखिए भुइया, क्या याद रखेंगे, भुइया याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई, तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु हुई थी 1930 ईस्वी के आसपास। और एग्जैक्ट डेट मैं आपको अगर बताऊं तो 20 मई, कब हुआ था बच्चों, तो 20 मई 20 मई 20 मई 1929 को, कब, 20 मई 1929 को हुआ था। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो मोहन राकेश का जन्म बोला जाए तो वह हुआ था कहाँ, चंडी वाली गली अमृतसर में। कहाँ हुआ था मोहन राकेश का, तो मोहन राकेश का जो जन्म है वो चंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही के माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है, तो कुंती जो है वह विष्णु की पड़ोसन होती है।
जो कि बिस्नी से कभी हाल चाल पूछती है तो कभी कहती है कि मुन्नी की शादी क्यों नहीं कराते। मुन्नी की जो उम्र है वह 14 साल की वह हो गई है। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था। तो नामवर सिंह के पीएचडी का विषय था पृथ्वीराज रासो की भाषा। क्या था। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद जो है वह क्या है। तो यह एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। लेकिन आप इसको कैसे याद रखेंगे। तो सोचिए आप लोग, जब वो दो व्यक्ति जो है आपस में मिलकर वाद विवाद संवाद करता है, वाद विवाद माने विवाद की संवाद करता है, तो उसमें क्या करता है, लोगों की आलोचना करता है। क्या करता है, जब दो व्यक्ति जो है, यहाँ पर मान लीजिए दो व्यक्ति जो है आपस में बात कर रहे हैं किसी के बारे में, तो वह किसके बारे में, किसी और के बारे में क्या कर रहे होंगे, तो किसी की आलोचना कर रहे हैं, वाद विवाद। अब इसीलिए आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, यहाँ पर राइट आंसर लगाइए। अब लास्टवा नंबर प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है, वह कौन सा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर परिसीमित लगा क्यों। क्योंकि वह क्या था, तो क्योंकि वह जो है वह गीति काव्य था। क्या था, तो गीति काव्य है, याद रखेगा। अब हमारा 50 क्वेश्चन जो है वह खत्म हो चुका है। जल्दी से बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और 50 प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ और आपको कितना याद हो गया। कितना सही हुआ वह मैटर तो करता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैटर वह करता है कि अगर आपको याद नहीं था तो इसमें से कितना याद हो गया। जल्दी से बताइए कि कितना आपको याद हो गया। अगर याद नहीं हुआ तो फिर से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर से एक नया तरीका लाऊंगा प्रैक्टिस कराने का, ताकि आपको याद हो जाए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।